नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 10 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये फर्स्ट शिफ्ट में जो भी मैथ पूछे गए थे सभी ओरिजिनल डाटा सहित मैथ के प्रश्न को आप इस वीडियो में देखेंगे। जो बच्चे मैथ के लिए कमेंट करते हैं कि सब दिन मैथ की वीडियो चाहिए, तो देखिए बंधु, मैथ की क्वेश्चन सब दिन बच्चे को याद नहीं रह पाता है। आज इत्तेफाक करिए कि कोई हमारा जो है करीबी गया था एग्जाम देने, तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे क्या मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन है यहाँ पे बताए हैं मैथ को, जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं ओरिजिनल डाटा के साथ। तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको पैटर्न परखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और जो तरीके अच्छे लगे उसे अपनाना है आपको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, मैं इतना मेहनत से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ जीके जीएस के अंदर और एग्जाम में क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, फिर भी कोई लाइक शेयर नहीं करता। अब तो मैं कहना छोड़ दिया हूँ, मेरे वीडियो पे बिल्कुल व्यू नहीं आता। कुछ चैनल वाले जो है कमेंट करके मजाक उड़ाते हैं कि सर क्या हो गया आपको, तो बिल्कुल व्यू नहीं आता। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, भाई जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर देखेंगे, आप अपनी फिक्र कीजिए, हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं जानता हूँ ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि मैं किसी दिन फुर्सत में आपको बताऊँगा। मुझे तो इतने तक भी कॉमेंट आ गए हैं मेरे मेल पे कि आपको मैं यूट्यूब पे टिकने नहीं दूंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो ये आपका प्रश्न पूछा गया था, चलो डिस्कस कर लेते हैं अभी जो समय है काम का, है ना। तो कॉट ए का वैल्यू 4/5 दिया था, 2 sec a इंटू टेन ए का वैल्यू जो है आपसे पूछा गया था। देखिए कॉट ए का जो वैल्यू होगा ये टेन का उल्टा होता है, तो मैं टेन ए लिख लेता हूँ इसको, तो इधर भी उलट दूंगा तो 5/4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो मतलब लंब है 5 और आधार है आपका 4। तो हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे, तो दोनों को रूट अंडर करके स्क्वायर के जोड़ेंगे पैथागोरस लगा के, तो 5 25 और 16 आपका रूट अंडर 41 जो है कर्ण हो जाएगा। देखिए मैं इसमें एक और तरीके बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि ये है रामबाण, ये जो है अंतिम सहारा है ऐसे सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी तीनों भुजा आपको लंब आधार और कर्ण मिल गए हैं, तो आप दुनिया की कोई भी थीटा निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे 2 sec थीटा, तो 2 तो समीकरण से है, तो मैं 2 लिख दिया। गुने सेक का मतलब होता है जी कॉस का उल्टा, तो कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, यानी 4/√41 होना चाहिए कॉस का। तो मुझे सेक लिखना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा, तो √41/4 लिखना पड़ेगा। अब गुने टेन, टेन का मान तो लंब बट्टा आधार होता ही है, तो 5/4 लिख लेंगे, ठीक है। इस 2 में इस 4 को काटेंगे 2 से, तो 5 इंटू √41/8 जो है इस प्रश्न के लिए आंसर है, ठीक है। जिनका एग्जाम था भाई आंसर मिला लेना। अब आप यदि सोच रहे हैं कि इसको मैं शॉर्टकट से ले जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। देखिए जैसे मैंने कहा कि भाई कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए लिखिए, या फिर टेन का उल्टा लिखिए, सब बात बराबर ही है ना। तो इसको मैं 4/5 लिख लूँ। अब आप यदि चाहते हैं कि कॉस जहां जरूरत पड़े वहां 4 इस्तेमाल कर लूँ और साइन जहां जरूरत पड़े 5 इस्तेमाल कर लूँ, तो आंसर नहीं मिलेगा जो ऑप्शन में नहीं था। 2 गुने सेक ए का वैल्यू होता है जी कॉस का उल्टा, तो कॉस आपके हिसाब से यहाँ पे 4 होनी चाहिए, तो 1/4 लिख लूँ उल्टा। और टेन होना चाहिए आपके हिसाब से साइन बट्टा कॉस, है ना, तो 5/4 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया रिजल्ट जी, है ना, 5/8 आ गया। और उसमें कितना आया था, 5 इंटू √41/8 आया था। तो देखिए पहला वाला ज्यादा बेटर है, वो अंतिम रामबाण है। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन कब, जब अनुपातिक वैल्यू आपसे पूछा रहा है। जैसे यही कॉट ए का वैल्यू 4/5 देके 2 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा 2 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पूछे, तो आप पुट कर सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है। चलेंगे आगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि किसी कक्षा में, यानी कोई एक स्कूल है, किसी कक्षा में एक स्कूल है जिसमें आपका 286 विद्यार्थी है, सभी का औसत भार 50 किलो है। लड़के की औसत भार 53 किलो है, लड़की की औसत भार 31 किलो है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए अगर गुना भाग करके इस क्वेश्चन को बनाते जाएंगे कि एक को मैं x माना, दूसरे को 286 माइनस एक्स माना, फिर इसके एवरेज से 53 को x से, 31 से 286 माइनस एक्स से गुना करके जोड़ के फिर 286 गुने 50 बराबर करे, तो बहुत टाइम लगेगा, 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इसके लिए इसे एलिग्रेशन से बनाने की जो है आपको कोशिश करनी चाहिए। तो एलिगेशन का ये साइन होता है, गुना का साइन लिख देते हैं हम। इसके अलावा जो टोटल एवरेज है उसको हम बीच में लिखेंगे, तो ये हमारा है 50। लड़का का एवरेज जो है ये हमारा है 53, लड़की का जो औसत है ये आपका हमारा
31 है। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे लड़का और लड़की का। तो 53 में से 50 गया जी तो 3, और 31 50 में से जब 31 जाएगा तो 20 जाता तो 30 होता, 31 जा रहा है तो 19 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 19 हो जाएगा। तो 19:3 जो है आपका बॉयज और गर्ल्स के जो है आपके रेशियो निकल आए हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा। देखिए 22 यूनिट, 19 और 3 22 यूनिट का वैल्यू आपको टोटल विद्यार्थी हो गया 286। ये जरूर करता होगा, 11 दूनी की 22, 11 दूनी की 22, 11 छके के 66, 2 तेरहन के 26। 1 यूनिट की वैल्यू आपका जी आ गया है 13। तो लड़कियों की संख्या है 3 यूनिट, तो 13 गुने 3 आपका 39 लड़की उस कक्षे में है, और 246 में से 39 घटा देंगे, जो बचेगा आपका उतना लड़का है। आई होप आपको समझ में आया, मजा आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें भाई, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि त्रिभुज XYZ में अंतः केंद्र C है, कोण y बराबर 50 है, कोण z बराबर 70 है, तो कोण c का मान क्या है। देखिए ये क्वेश्चन लेंथी था, मैं इसको शॉर्ट लिखने की प्रयास किया हूं, नहीं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। त्रिभुज XYZ के अंतः केंद्र C पर मिलती है कोण XYZ बराबर 50 तथा कोण XZY बराबर 70, तो कोण C का वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में फिगर पे लिखूंगा, सब समझ में आ जाएगी। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें नाम दिया गया है XYZ, और बोलता है कि अंतः केंद्र जो है, ये अंतः केंद्र जो इन सेंटर होती है जिसे I से डिनोट करते हैं, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। और एक केंद्रक होता है, सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, जिसे G से आप डिनोट करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो जो अंतः केंद्र होते हैं इस प्रकार से मैच करेगा, और जैसे ही अंतः केंद्र से आप ये कोण वाली जो ये भुजा को मिलाएंगे, रेखा खींचेंगे, तो ये जो है बाइसेक्ट कर देता है, आधा आधा में बांट देता है कोनों को। ठीक है, तो अभी जो आपका वैल्यू दे रखा है कि भाई C तो है अंतः केंद्र, उसके बाद y बराबर यानी पूरा कोण y जो है ये आपका दे रखा है जी 50 डिग्री। तो इतना छोटू सा जो है, छोटू सा जो कटा है हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी 25 डिग्री। और इस बार में टोटल z कोण है आपका कितना, टोटल z है आपका 70, तो ये छोटू वाला कितना हो जाएगा 35। तो 35 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 5 40 20 60। अब ट्रायंगल YZ और C में देखिए, YZ और C में देखिए, तो दो कोण का वैल्यू आपको पता है 35 और 25, तो 35 और 25 को जोड़ेंगे तो 60, तो ये वाला कोण 120 नहीं हो जाएगा, तो 120 कोण C का वैल्यू है। ठीक है, जो बाइसेक्ट अंग्रेजी में नहीं समझते भाई, समद्विभाजन कोण को जो विभाजित करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, इसके अलावा इस फॉर्म में आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में और देखने को मिलेगा आने वाले शिफ्ट को, कि भाई एक त्रिभुज ABC, मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, प्यारा नाम होता है ABC, और इसके बीच में कोई अंतः केंद्र है और कोण A आपको गिवन दिया रहेगा, मान लीजिए 20 डिग्री का कोण A है, तो आपको जो है कोण BOC पूछ रहा है। ठीक है, और ये लिखा है स्पष्ट कि BO जो है इंटरसेक्ट करता है कोण B को, और OC जो है इंटरसेक्ट करता है कोण C को। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, माफ कीजिएगा, है ना, दो भागों में बांटता है। तो ये जो है BOC अगर ये वाला निकालना है ना दोस्त, तो आपको 90 प्लस कोण A/2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये साबित करने के लिए जाएंगे तो टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट याद रखें कि जब भी अंतः केंद्र ऐसे मैच करता है और ये वाला कोण हमें निकालना हो, तो 90 प्लस ये ऊपर वाला माथा पर के कोण का आधा। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा A पे ही रहेगा, मान लीजिए A और C इसमें इंक्लूड होता है इस प्रकार से, तो ये वाला कोण फ्री बचता ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर बीच वाला निकालना हो तो जो कोण फ्री है ना 90 प्लस उसका आधा हो जाता है आपका ये वाला कोण। ठीक है, इसमें एक और फॉर्म होता है कि जो चीज अभी आपने इंटरनली देखा, अगर इसको कल्पना करके आगे बढ़ाइए इस भुजा को, तो इस प्रकार से भी एक बनेगा जो एक्सटर्नली बनेगा। तो ये वाला कोण निकालने के लिए 90 माइनस ये वाला जो कोण अभी A दिया गया था उसका हाफ होता है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहती है ये सब। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों कि 14 दर्जन आम को बेचने पर 20% का लाभ होता है। बच्चे अमरूद शायद बोल रहे थे, मैंने यहाँ पे आम लिखा है। 14 दर्जन बच्चे बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य को 30% इंक्रीज किया जाता है, और जो सेल्स प्राइस है वो समान ही रहती है, एज इट इज रहती है, स्टेटस को रहते हैं। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे किसी पीस का वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, तो मैं क्यों 14 20 ये सब को इंक्लूड करूं? कोई इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, 14 गुने 12 ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसे समझिए, आपको फंसाया जा रहा है, आपको जो है टाइम किल कराया जा रहा है, ये सिर्फ फंसाने के लिए है। ये सीधे सीधे कह रहे हैं भाई कि कोई एक 100 रुपये की चीज था, उसको 120 रुपये में बेचा गया, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा है सेल्स प्राइस। ठीक है, अब
अब जो है आपका कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होके जो है 130 रुपया हो गया है और सेल्स प्राइस एज इट इज है। तो इस वाले सौदा में लाभ या हानि क्या होगी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई साहब 130 की सामान है, 120 में बेच डालो तो कितना हानि होगा, 10 गुने 100 और बट्टा कितने हो जाएंगे 130 ना जी, अभी 100 मत कर देना क्योंकि हमेशा नीचे क्रैमुल होता है और अब की जो क्रैमुल हो गया है 130 हो गया है। तो इसको हमने काट दिया, 100 बट्टा 13 हो गया, 13 सत्ते के 91, 7 पॉइंट समथिंग जो है आपका आंसर आने वाला है, 7.5 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इतने प्रतिशत की हानि होगी, घाटा लग जाएगा, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था बड़ा मजेदार, मैंने हर बार जितनी बार एनालिसिस करवाया हर बार ये क्वेश्चन को जरूर मैंने अपने तरफ से आपको बताया और इसमें मैं ईवर ग्रीन फार्मूला देता हूं आपको कि आपको जो भी शेप होते हैं, जो भी आपका मतलब मेंसुरेशन के पार्ट है सभी पर अप्लाई होगी, ठीक है। फिर से बता देता हूं, गोले की त्रिज्या में 10% की जो है घटोतरी की गई, कमी की गई, तो आयतन में कितनी कमी हो जाएगी। देखिए एक तो है कि भाई 4/3 पाई आर क्यू सूत्र लिखा और उसके बाद हमने 10 को 3 बार घटाया, फिर जो मतलब सक्सेसिव घट के आया उतना कर दिया। तो इसमें गुना करने में काफी टाइम लग जाते हैं, मैं तो इस रास्ते नहीं जाने वाला, मैं जाने वाला हूं इस रास्ते से जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो भी है, जो भी चीज में पूछा गया है उसका सबसे पहले आपको सूत्र आनी चाहिए। तो गोले का आयतन में पूछा है तो आयतन का सूत्र आपको आना चाहिए, क्या होता है 4/3 गुने पाई गुने आर क्यू, यही होता है। मैंने कहा भाई कोई भी मेंसुरेशन की पार्ट उसके सूत्र आपको याद होना चाहिए, सब में लगेगी, लेकिन सबसे पहला नियम है कि कांस्टेंट टर्म को काट दो। तो 4/3 कांस्टेंट है, काट दिया। पाई का भी वैल्यू कांस्टेंट होता है जी, कोई कहता है कि पाई का वैल्यू 12/5 होता है, सब तो यही कहते हैं ना कि 22/7 या 3.1.4 होता है ना, यही कहता है ना, मतलब ये भी कांस्टेंट समझे जाएंगे। तो इन दोनों को काट दिया हमने, तो हमारे पास जो ऑपरेशन करने के लिए बचा है भाई साहब खाली आर क्यू बचा है, ठीक है। इस आर क्यू के साथ जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा ऑपरेशन कर देना है। तो 10% की कमी है, हमेशा नीचे हम 100 लिखेंगे, ठीक है। एक बार मेरे साथ जैसे है वैसे आप भी पेन चला लीजिए, हमेशा नीचे 100 लिखेंगे और जो घटी बढ़ी है ऊपर लिखेंगे। तो घट रहा है तो 100 में से 10 गया तो 90। अब 100 ही इसलिए मानते हैं क्योंकि परसेंटेज हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, डायरेक्ट घट रहा है तो जो घटा देंगे, जुट रहा है तो जोड़ देंगे, ठीक है, इसके लिए। इसके बाद ये कितनी बार है तो 3 बार, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 को 3 बार करेंगे तो 9 9 81 नमा जी 729 हो जाता है और 10 का क्यू करेंगे जी तो 10 पे 3 0 1000 हो जाता है। अब हमने नीचे जो लिखा था ओरिजिनल लिखा था, तो ओरिजिनल है 1000, अब घट के हो गया 729। तो कितने घट गए हैं, 730 अगर घटता तो 270 बच जाता, लेकिन 729 घटा है मतलब 271 घटा है, ठीक है। 271 गुने 100 और बट्टा ओरिजिनल कितना 1000, तो 1000 लिख दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया, 10 से भाग देंगे तो 27.1% की जो है कमी हो जाएगी। 27.1% की कमी हो जाएगी इस गोले में, जिस गोले की रेडियस में 10% की कमी किया गया हो तो उनके आयतन 27.1% घट जाएगी। आप ये किसी भी फार्मूले पे सेट कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक जिसमें खाली आर ही आता होगा उस पे सेट करके बताता हूं। चलो गोले का ही बताता हूं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में रेडियस में अगर 10% की कमी किया जाए और बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी बदलाव होगी, आपसे अगर पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई काट देंगे, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर के साथ ऑपरेशन करेंगे, आर स्क्वायर के साथ ऑपरेशन करेंगे, नीचे लिखेंगे 100, ऊपर लिखेंगे 90 क्योंकि 10 घट रहा है, 10% स्क्वायर करेंगे, 81 बट्टा हो जाएगा 100, 100 में से 81 गया मतलब 19 घट गया, 19 गुने 100 बट्टा नीचे 100, ये मतलब 19% की घटोतरी हो जाएगी अगर 10% रेडियस घटा दिया जाए तो, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया मेंसुरेशन में, एकदम छोटा सा समझने की फेरी है। 2 समान त्रिज्या वाले बेलन का आयतन का अनुपात 1:6 है, इसके ऊंचाई किस अनुपात में होगी। अब देखिए वही 1:6 ही होगा ना भाई साहब, क्योंकि इसलिए कि बेलन का आयतन होता है भाई पाई आर स्क्वायर H1 लिख लेता हूं, ये होगा जी पाई आर स्क्वायर H2। दोनों आर इसलिए सेम लिखा है क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा है कि दोनों की रेडियस जो है समान है। इसका जो आपका रेशियो है 1:6 है, पाई से पाई जाएगा आर स्क्वायर साथ H1 बट्टा H2 1:6 नहीं होगा, तो यही आंसर है डायरेक्ट। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया जो बहुत दिनों से एग्जाम के अंदर नहीं दिख रहा था, अब फिर से दिख रहा है, तो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। त्रिभुज ABC में AB पर बिंदु P, AC पर बिंदु Q स्थित है। AB का वैल्यू 88 है,
पी क्यू का वैल्यू 3 है, बी सी का वैल्यू 8 है, तो ए पी का वैल्यू क्या है? कुछ समझ में नहीं आया ना? अच्छा फिगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है चलो, ये है आपका ए बी सी ट्रायंगल। इस पे बोल रहा है कि पी है ए बी पर स्थित, ए बी पे पी है तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, और ए सी पे क्यू है तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया। अब इसको मिलाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इसका वैल्यू दिया गया है, पी क्यू बराबर 3 दिया गया है, बी सी का वैल्यू 8 दिया गया है, और ए बी बराबर 88 दिया गया है, यानी ये टोटल लंबाई जो है आपका 88 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है एपी की लंबाई, ये वाला एक्स जो है आपसे निकालने को बोला जा रहा है। देखिए इसमें थेल्स प्रमेय लगेंगे, इसमें जो लगेंगे आपका थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय बहुत ही अच्छा होता है जी, जैसे छोटे वाले के साथ व्यवहार वैसे बड़े वाले के साथ व्यवहार आपको करना है। एक सिमिलरिटी होती है ना, समरूपता होती है, वो एक अलग चीज होती है। ये भी मैं अभी इसी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, वहां से भी काफी क्वेश्चन आती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसमें थेल्स प्रमेय क्या होता है। मान लीजिए मैं अभी जो है बड़ा वाला छोटा वाला ट्रायंगल, मान पहले छोटा लेके देख लेते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल का पार्ट यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहां से यहां तक लिखा एपी। अब उसी ट्रायंगल में बड़ा वाला पार्ट लिखना है, ठीक है, बड़का ट्रायंगल में सेम पार्ट को लिखना है। तो ये वाला भुजा लिए थे तो इसी को सेम वाला भुजा, तो ये का वैल्यू है 88 बराबर। पहले छोटू को यूज किए हो तो पहले छोटू का ही यूज करना पड़ेगा। तो छोटू ट्रायंगल में जिसका मान गिवन है पी क्यू, तो पी क्यू लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो बड़ू ट्रायंगल है इसका मान गिवन है बी सी, तो हम इसी सेम जाति के जो भुजा है बड़का में वो लिख लिए। अब इसी से हल कर लेंगे जी। एपी का तो वैल्यू पूछ रहा है, तो एपी बराबर 88 बराबर पी क्यू का वैल्यू है जी 3 और बी सी का वैल्यू है जी 8। ये कट जाएगा जी 11 में, 11 को 3 से क्रॉस गुना करेंगे, एपी का वैल्यू 11 तिया 33 आ जाएंगे, यानी इस एक्स का वैल्यू 33 आ जाएंगे। अगर नीचे वाला पूछा जाए ये वाला पीवी का, तो 33 घटा देंगे 88 में से, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक सिमिलरिटी आती है, ये तो थेल्स प्रमेय था। सिमिलरिटी आती है तब आपसे पूछा जाता है कि भाई एक ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें जो है ए बी पे पी बिंदु है और ए सी पे क्यू बिंदु है, और पी क्यू समानांतर है बी सी के। जब ये समानांतर होता है तब ये ट्रायंगल समरूप हो जाती है। ये कैसे होती है? हाँ, ये कैसे होती है, ये बड़ा अच्छा बात करा आपने कि ये कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये दो लाइन खींचा है ए बी सी डी, इसको कोई तिर्यक लाइन एक्स वाई काट रहा है और एक दूसरे के समांतर है ए बी सी डी। तो आपको पता है कि अगर ये कोण थीटा है तो ये लाइन के ऊपर थीटा, तो इस साइड में लाइन के ऊपर थीटा ही होगा। तो इतना ही जानना है इसे सिमिलरिटी मतलब समरूप करने के लिए। देखिए मान लीजिए ये कोण है आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90 का तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल जो है आपका समरूप समबाहु जैसे बना है। मान लीजिए ये 50 है तो ये भी कोण 50 हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका है 60, तो ये भी कोण आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि भाई जब दोनों समांतर होते हैं तो सेम जातीय कोण समान होता है भाई। ये लाइन के ऊपर जितना कोण, इस लाइन के ऊपर उतना ही कोण। तो ऐसे ही इसको कंस्ट्रक्शन कीजिए, लाइन के ऊपर है ना, मान लीजिए लाइन के ऊपर 50, तो ये वाली लाइन के ऊपर 50 और ये वाला कोण तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन रहेंगे, तो ए पी क्यू ए बी सी समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, ये यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेक ए tan ए बराबर के, तो sin ए का मान क्या होगा। आपको 3 सूत्र आनी चाहिए, मतलब क्या, त्रिकोणमिति में कदम रखने के लिए। एक तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 6 सूत्र और बनाए जा सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें कि cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, खाली cos थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से 2-4 और बन जाएंगे, तो मतलब 6 बनेंगे। तो एक तो ये सूत्र हो गया बेसिक, है ना। एक सूत्र होता है जी आपका इंपोर्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी सूत्र का यूज करेंगे हम इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहां पे दिया है कि भाई जो आपका सेक थीटा tan थीटा है, दोनों का योग k है, साइन के मान पूछा है। तो आप जानते हैं कि साइन क्या बोल रहे हैं भाई, सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। ये कहां से आया है, जो मैं अभी लिखा था भाई, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को। तो हम एक बार सेक प्लस थीटा tan थीटा लिख सकते हैं, एक बार सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो सेक प्लस tan का मान पता है, तो सेक माइनस tan का मान 1/k नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि
के इतना का वैल्यू आ जाएगा, उधर एक है तो 1/k आ जाएगा। अब इस समीकरण का भी यूज करेंगे, सेक थीटा, यहाँ मैं थीटा लिख दिया हूँ, चलिए थीटा से ही सॉल्व करते हैं। ए रहे, थीटा रहे, डेल्टा रहे, बीटा रहे, सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan थीटा, है ना, ये प्लस में है और इसका वैल्यू है के। अब समीकरण को प्लस माइनस में कट जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा। 2 सेक थीटा का वैल्यू है जी 1/k प्लस के, तो नीचे में तो k हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा जी 1/k प्लस के, तो 1 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई 2k जो है आपका सेक थीटा का वैल्यू आ गया, ये 2 मैं इसके नीचे ले गया। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया जी, सेक थीटा का वैल्यू आ गया है 1 प्लस के स्क्वायर, है ना, 1 प्लस के स्क्वायर बट्टा 2k, यानी कॉस में लिखना पड़ेगा ना, आधार बट्टा कर, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो हमने लिख दिया। यहां से हम लंब आराम से निकाल सकते हैं। लंब निकालने के लिए हमें 1 प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2k स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से घटाना है आपका आधार स्क्वायर, तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर, हजार वाला k नहीं है ये, ठीक है। तो 1, तो साइन का वैल्यू क्या आ गया जी, 1 सॉरी लंब का 1 प्लस k4 माइनस 4k माइनस में और 2k स्क्वायर प्लस में, तो माइनस 2k स्क्वायर। तो ये आपका साइन का वैल्यू निकल गया है, ये सॉरी लंब का वैल्यू निकल गया, ये रहा आधार और ये रहा कर्ण। जोन कुछ पूछे भैया तोन बता दो, साइन पूछा गया है ना, तो लंब बट्टा कर्ण होगा, तो भाई ये 1 प्लस k4 माइनस 2k स्क्वायर बट्टा 1 प्लस k स्क्वायर होगा। अब इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं कॉमन वगैरह लेके, ठीक है, लेकिन आंसर यही होगा रूट, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि मूलधन 2 साल का साधारण ब्याज 1600, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1760, दर 20% है, मूलधन क्या होगा। काफी इजी गुगली टाइप का सवाल है ना। एक बच्चे बोल रहे थे कि रेट नहीं दिया, भाई रेट नहीं दिया फिर भी आप निकाल सकते हो ना रेट, है ना, रेट तो निकाल ही सकते हो आराम से कि भाई 2 साल का साधारण ब्याज 1600 है, चक्रवृद्धि ब्याज 1760 है, मतलब एक साल जो दूसरे साल पे ब्याज मिला 160 मिला, है ना, तो इससे आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए 2 साल का हम डिफरेंस निकालते हैं, सीआ और एसआई में, तो कितना हो गया जी 160 रुपया, और 2 साल के डिफरेंस बराबर क्या होता है आपका पी आर स्क्वायर, तो हमें तो पी तो निकालना ही है, आर का वैल्यू पहले ही दे रखा है 20%, और नीचा में 100 का स्क्वायर होता है, यानी 2 बार 100 होता है। यहां से हम दोनों 20 टक्की को उड़ा दिए 5-5 में, ठीक है, तो 5 गुने 5 25, और 25 गुने 160 कर दिए तो हमारा मूलधन निकल गया। तो 25 गुने 160 कर दीजिए, और 25 से गुना करने के लिए लास्ट में 2 जीरो डाल के 4 से विभाजन भी कर सकते हैं, ये भी शॉर्टकट है। तो 160 को 25 से गुना करने के लिए 160 पे 2 जीरो डाल दिए और 4 से विभाजित कर दिए, तो 4000 रुपया आंसर निकल गया, ठीक है। करके गुना देखिएगा सेम ही आएगा, ये भी एक तरीके हैं 25 से गुना करने का। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 20 से लेकर 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक के कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कोई बताएगा, कोई बताएगा, तो 25 होता है भाई साहब। 1 से लेकर 50 तक में ही 15 होते हैं, और उसके बाद जो 50 से 100 तक में है उसके बीच में 10 होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको कर लेते हैं। तो 20 से लेकर 50 तक में कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा, तो सबसे पहला महानुभाव आएगा 23, 24 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 26, 27, 28, 29 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर हमारा डायरेक्ट 37 आएगा ना, हाँ 36, 37 आएगा डायरेक्ट। इसके बाद हमारा डायरेक्ट 41 आएगा, फिर हमारा आएगा 43, फिर 47 भी है, ये भी नहीं होता कहीं, ठीक है। अब इन सब को जो है आपको जोड़ देना है। आप कैसे जोड़ते हैं एग्जाम में ये भी डिपेंड करता है, तो मैं प्रथम अक्षरी सबको जोड़ लेता हूँ। 2 2 4 3 7 3 10 4 14 4 18 4 22, दशमलव दहाई पर क्या गिन रहे हैं आप, तो जीरो डाल देंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला 3 9 3 12 1 13 7 20 21 3 24 7 4 11 31, यानी 251 रुपया चंदा, ये हमारा आंसर। इसके अलावा एक प्रश्न जी आपसे पूछा गया था, जो बच्चे देख के छोड़ दिए हो तो अपना 2 नंबर कटाए। इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट कीबोर्ड अलाउ नहीं करता है ना, इसीलिए नहीं लिख पाया। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, a माइनस बी, a प्लस बी, अरे एक कैपिटल एक स्मॉल, चलो एक कैपिटल कर देता हूं, है ना, ये हो गया। इसके बाद में था जी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद में था a के पावर 4 प्लस बी का पावर 4, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म पूछ रहा था, सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को, है ना।
अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनको और इनको देखिए तो एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना जी, तो ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 हो गया ना, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। अब इन दोनों को देखिए तो ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 है, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो ए के पावर 8, ए के पावर 8 माइनस बी के पावर 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।